हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टर्नआउट डिजाइन को। ठीक है, तो टर्नआउट डिजाइन आपका दो मेथड से करते हैं। पहला है कोल्स मेथड, एक दूसरा है आईआरएस मेथड। तो इसमें हम लोग मेनली आज इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कोल्स मेथड को ही। ठीक है, तो कोल्स मेथड को समझने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है टर्नआउट डिजाइन में। तो टर्नआउट डिजाइन के बारे में जैसे आपको पता है कि टर्नआउट के बारे में कि जब एक रेल ट्रैक से दूसरे ट्रैक डाइवर्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्नआउट। तो टर्नआउट में क्या क्या होता है, हमारे पास स्विच होता है और क्रॉसिंग होता है। तो अगर हमारे पास पता है कि हम लोग का रेल का जो गेज है वो जी है और हमारे पास जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है वो अल्फा है, तो इस जी और अल्फा के वैल्यूज के हेल्प से हम लोग को सारी डिटेल्स हम लोग को कैलकुलेट करनी होती है। तो उसके लिए जो भी डेरिवेशन है वो लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कर्व लीड का। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट टू द थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ मेन ट्रैक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं वो आपके मेन ट्रैक के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली जो आपका कर्व लेंथ है या फिर आपका स्ट्रेट लेंथ है, दोनों का जो लेंथ है लगभग बहुत कम ही मार्जिन कम होता है, मतलब लगभग सेम ही होता है। तो हम लोग मेनली हम लोग स्ट्रेट लेंथ ही मेजरमेंट करते हैं जो कि आपका मेन ट्रैक के अलोंग होता है। अगर कुछ आपका कमी भी होता है तो यहाँ पे वैसे भी हम लोग को यहाँ पे गैप छोड़ना ही होता है यहाँ पे फ्लेंज को पास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें वो कवर अप हो जाता है। तो आपका जो कर्व लीड है वो आपका है टेंजेंट पॉइंट से थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक। तो यहाँ पे टी जो है टेंजेंट पॉइंट है इस कर्व का और यहाँ पे थ्योरेटिकल नोजिंग तक है। ठीक है, ये कर्व लीड है। तो कर्व लीड हम लोग यहाँ से ए से ई तक लेकर चलते हैं या टी ई इक्वल टू ए ई मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कोस मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोस मेथड में हम लोग ये टी से ई हम लोग टोटल कर्व मानते हैं। नेक्स्ट है स्विच लीड। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट टू द हिल ऑफ द स्विच मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ मेन ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टेंजेंट पॉइंट से जो हिल ब्लॉक तक जो डिस्टेंस है हमारा उसको बोलते हैं स्विच लीड। स्विच लीड मतलब आपके ट्रेन लंग लेंथ के बराबर ही होगा लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है लीड ऑफ क्रॉसिंग। दिस इज द डिस्टेंस मेजर अलोंग द लेंथ ऑफ मेन ट्रैक एज फॉलोज। लीड ऑफ क्रॉसिंग जो होता है वो कर्व लीड माइनस स्विच लीड होता है, मतलब कि कर्व लीड में से स्विच लीड माइनस कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो हम लोग बोलेंगे उसको लीड ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, जो कि क्रॉसिंग के लिए आगे की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है गेज। आपको पता है कि दिस इज द गेज ऑफ ट्रैक। क्या होता है आपका इनर टू इनर डिस्टेंस होता है वो गेज लेंथ होता है। नेक्स्ट है हिल डाइवर्जेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेन लाइन एंड टर्नआउट साइड ऑफ द एट द हिल। मतलब कि यहाँ पे एक स्टॉक रेल है और यहाँ पे जो आपका टंग रेल था, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है गेज फेस का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कहलाता है हिल डाइवर्जेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल ऑफ क्रॉसिंग। दिस इज द एंगल बिटवीन द मेन लाइन एंड द टेंजेंट ऑफ द टर्नआउट लाइन। तो टर्नआउट लाइन का जो टर्नआउट हो रहा है उसका जो टेंजेंट है और मेन लाइन है उसके बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ क्रॉसिंग। अच्छी से हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग जो आईआरएस मेथड में हम लोग लेके चलते हैं। जो इंडियन रेलवे में हम इस्तेमाल करते हैं एन इक्वल टू लेते चलते हैं हम लोग कॉट अल्फा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आपको आगे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब radius of turnout. This is the radius of turnout. It may be clarified that radius of the turnout is equal to the radius of the center line of the turnout plus half of the gauge width. ठीक है, तो अब टर्नआउट हो रहा है यहाँ पे, तो आउटसाइड में जो निकल रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा। अगर हम लोग को इसका यहाँ पे टर्नआउट का कर्व का रेडियस मालूम है तो कर्व का रेडियस जो है वो आपके जो रेडियस प्लस ये हाफ जी होता है। या फिर इसका रेडियस मालूम है, ये रेडियस प्लस हाफ जी आपका टर्नआउट का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कोल्स मेथड में। हम लोग पूरा मान के चलते हैं कि आपका ये जो टर्नआउट है वो पूरी तरह से कर्व है। एक्चुअली पूरी तरह से कर्व हो नहीं पाता है, हम लोग को यहाँ पे बेंड करना पड़ता है जगह जगह पर। तो जगह जगह पर जो बेंड करना पड़ता है तो हम लोग को किंक की तरह का फील होता है, मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा आपका ये जग फील होता है ट्रेन में। तो फर्स्ट किंक फॉर्म होता है आपका एक्चुअल टो पर स्विच के जैसे स्ट्रेट आ रहा था, जस्ट यहाँ पे एंगल बनता है। नेक्स्ट सेकंड किंक होता है आपके हील ऑफ स्विच पर, जहाँ पे हील होता है वहां पे किंक फील होता है और जस्ट जैसे वो एंगल क्रॉसिंग पे पहुंचता है वो थर्ड किंक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व लीड जो है हमारा वो है ए ई। ठीक है, जो कि टी ई के बराबर होगा, टी ई डैश के बराबर। नेक्स्ट है स्विच लीड जो होगा हम लोग का वो होता है टी एल के बराबर, जो यहाँ पे टंगरेल तक है आपका हिल ब्लॉक तक है वो हो जाएगा स्विच लीड।
लीड ऑफ क्रॉसिंग जो है हो जाएगा स्विच लीड से एल से ई डैश के तक। नेक्स्ट है गेज ट्रैक, गेज का ट्रैक वो जो गेज लेंथ होता है वो होता है 80 हो जाएगा यहाँ पे या फिर ई डैश। नेक्स्ट है एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग आपका यहाँ पे क्रॉसिंग पे होता है जो कि अल्फा होता है। तो यहाँ पे अल्फा है तो ये सेम एंगल होगा आपके ए ई सी के बराबर। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते आगे बढ़ाते हैं तो ए ई सी भी अल्फा ही होगा क्योंकि आपका इसका अपोजिट एंगल है। उसके अलावा दो स्ट्रेट ट्रैक था और उसमें पैरेलल ट्रैक है, उसको अब स्ट्रेट लाइन से अब कट कर रहे हैं तो इसका जो अल्टरनेट एंगल है इसलिए अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये अल्फा जो है तो आपका ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, ई सी ई डैश एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिल ऑफ डाइवर्जेंस जो कि होता है एल एम, ये डिस्टेंस जो मैंने पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रॉसिंग जो कि होता है एन, इसकी वैल्यू होती है कॉट अल्फा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ आउटर रेल ऑफ टर्नआउट ओ ई ओ टी। तो हमारा जो टर्नआउट का आउटर रेल का जो रेडियस है वो हो जाएगा ओ टी ओ ई, इसको कर हम लोग आर लेके चलते हैं तो आप लोग इस तरह निकाल लेंगे। अगर आपको कर्व का रेडियस दिया हो तो आप 0.5 जी का ऐड करके आप रेडियस निकाल सकते हैं टी ई कर्व का, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, कर्व लीड हमको निकालना होता है, कर्व लीड का ये है ये डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसको मान के चले आपका 80 मालूम है डिस्टेंस जो कि गेज लेंथ के बराबर है और हमारा जो ये एंगल है टी ई ए आपका अल्फा बाई 2 होता है। वो कैसे होता है उसको समझ लेते हैं पहले कि जैसे कि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो जाके यहाँ पे कट कर रहा है पॉइंट सी पर, तो सी से जो टेंजेंट आपका टी पर भी है और सी से टेंजेंट आपका ई पर भी है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी कर्व पर सर्कुलर कर्व पर अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपका लेंथ सेम होता है। तो सी टी जो है लेंथ और सी ई लेंथ दोनों आपका इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा तो इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब दोनों एंगल का सम क्या है, ये अल्फा है, ये एक्सटर्नल एंगल जो है वो दोनों का एंगल का सम है, दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल भी अल्फा बाई 2 ही होगा। जब ये अल्फा बाई 2 है तो ये भी अल्फा बाई 2 ही होगा। तो इस तरह से अगर आप इस एंगल का tan अल्फा बाई 2 निकालें क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर टी बाई बेस ए ई, ठीक है। तो ए टी हमको मालूम है कि ये गेज लेंथ है जी और ए ई कर्व लीड है वो हो जाएगा ए ई। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कर्व लीड इक्वल टू जी कॉट अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इसमें आपका ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि कर्व लीड का स्ट्रेट है, कर्व लीड है ही नहीं, लेकिन आपका ए ई और टी ई जो लेंथ है वो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग मतलब नेग्लिजिबल मान के ही चलते हैं। नेक्स्ट आपका निकालते हैं कर्व लीड का दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं दूसरे तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे ए ई आपका कर्व लीड था तो सिमिलरली टी ई डैश भी कर्व लीड होगा जो कि हो जाएगा टी सी प्लस सी ई डैश, ठीक है, ई डैश सी प्लस सी टी। ई डैश सी जो है आपका अगर आपका गेज लेंथ मालूम है तो आप एंगल ऑफ क्रॉसिंग मालूम है इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी टी। तो सी टी जो है आपका ये सी ई के बराबर ही होगा। तो आपको जैसे ही मालूम है कि आपका ये दो टेंजेंट आपका इक्वल होता है तो सी टी और सी ई यहाँ पे इक्वल होगा। तो हमको सी ई निकालना था तो हमारे पास अल्फा एंगल मालूम है और यहाँ पे गेज लेंथ मालूम है। तो ये यहाँ पे इसका जो गेज लेंथ है वो सी ई का साइन अल्फा होता है, इसलिए हम लोग अगर निकालना होगा वो सी निकालना होगा तो ये हो जाएगा गेज लेंथ के रिस्पेक्ट में जी कोसेक अल्फा। तो कोसेक अल्फा के बारे में आपको मालूम है कोसेक अल्फा क्या होता है, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। कोसेक अल्फा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग को कॉट अल्फा यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर मिल रहा है। कॉट अल्फा का वैल्यू जो हम मालूम है कि n होता है, हम लोग उसको लिखते हैं gn और सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस n स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ क्रॉसिंग जो है वो आपका अगर हायर है तो हम लोग यहाँ पे 1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ये हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करने के लिए जब फास्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है तो इसलिए हम लोग एक को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा gn ये भी हो जाएगा gn ये भी हो जाएगा तो ये आ जाता है 2gn डायरेक्टली, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट मतलब फॉर्मूला है आपको निकालने के लिए कर्व लीड को। नेक्स्ट है स्विच लीड। स्विच लीड जो आपका है यहाँ पे TL
हमें ये निकालना है। तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग देखें, यहाँ पे कर्व मान को यहाँ पे सर्कल मान के चल रहे हैं हम लोग, ये भी सर्कुलर कर्व ही है। तो यहाँ पे एस एल है और यहाँ पे हिल डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम आपको निकालना है स्विच लीड का लेंथ, स्विच लीड क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सेम लेंथ होगा एस एल, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। तो रेडियस माइनस ये आपका डिस्टेंस मानते हैं, हिल डाइवर्जेंस डी है, तो आर माइनस डी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर आप एस एल स्क्वायर निकालते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एल का वैल्यू हो जाएगा 2RD माइनस डी स्क्वायर। तो आपका यहाँ से स्विच लीड का वैल्यू आपका यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट है लीड अप क्रॉसिंग। लीड अप क्रॉसिंग जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, लीड अप क्रॉसिंग क्या होता है कि कर्व लीड में से हम लोग स्विच लीड माइनस कर लेते हैं। कर्व लीड का फॉर्मूला हम लोग पहले से निकाल सकते हैं, जी कॉट अल्फा बाई 2 या 2GN आप ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्विच लीड का फॉर्मूला यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है कि अगर आप निकालना चाहें कि आपके पास G और N से ही रेडियस निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में करते हैं कि आपका यहाँ पे जो कर्व है कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा इस सर्कुलर कर्व के, मान चलते ये O है। तो O में अगर आपको निकालना हो तो सिंपल आपका OE स्क्वायर जो है, OE स्क्वायर जो कि रेडियस है, इक्वल टू क्या होगा, AE का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे OE जो है आपका रेडियस है और OA जो है वो है R माइनस जी। आप रेडियस में से आप क्या माइनस कर दें, ये लेंथ माइनस कर दें। और AE जो हो जाएगा कर्व लीड तो है ही, तो कर्व लीड का फॉर्मूला जो आपका यहाँ पे निकला हुआ है अगर वो रख देते हैं और इसका फॉर्मूला रखते हैं तो फर्दर आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा सिंपल R इक्वल टू G इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस GN इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर सिमिलरली हम लोग वही करते हैं कि यहाँ पे एन स्क्वायर का वैल्यू जो है हम लोग 0.5 मान के चलते हैं। तो आपका ये जाएगा 1.5G और 2GN स्क्वायर हो जाएगा ये आपका वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जो कि इस वक्त अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कर्व लीड का फॉर्मूला जो पहले से आपको मिला हुआ था जी कॉट अल्फा बाई 2 और स्विच लीड का फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे है। तो ये सब फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं आपका सारा जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी दिए हुए हैं, कॉट अल्फा बाई 2 का वैल्यू 2 मान ले तो आपका 2G हो जाएगा। और उसके अलावा हिल डाइवर्जेंस भी आप D निकाल सकते हैं पहले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला को डायरेक्टली पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे तो ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आता है इससे कोई बेस्ड क्वेश्चन, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये था कि आपका एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक में अगर टर्न आउट हो रहा है तो इस केस में हम लोग ये सारा जो कंपोनेंट है इस फॉर्मूला से निकालते हैं। लेकिन अब बात करते हैं ये क्रॉस ओवर बिटवीन टू पैरेलल ट्रैक्स विद एन इंटरमीडिएट स्ट्रेट लेंथ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो ट्रैक है, उसमें से एक ट्रैक आपका डाइवर्ट हो रहा है, टर्न आउट हो रहा है, फिर स्ट्रेट मूव कर रहा है, फिर जाकर आपका टर्न आउट में जाकर कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कोड यानी ये सिंपल लेआउट इन दिस केस टू पैरेलल ट्रैक्स एट डिस्टेंस t from each other connected by crossover with a small length of the straight portion of the track lying between the two theoretical nodes of crossing and the straight portion of the straight track st can be calculated by the formula। तो यहाँ पे जो d डिस्टेंस है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दो ट्रैक के बीच में का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टर्न आउट हो रहा है, क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग बाद स्ट्रेट ट्रैक है, उसके बाद फर्दर दूसरा क्रॉसिंग आ जा रहा है उस क्रॉसिंग का ये आपका कर्व रेल है। तो आपका यहाँ पे D है, तो आपका अगर निकालना हो इस डिस्टेंस को एक के आउटर दूसरे के आउटर से ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे D में माइनस आप G की हाफ G माइनस हाफ G करेंगे तो D माइनस G का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब D माइनस G है, यहाँ पे ये लेंथ मालूम है और उसमें आपका अल्फा मालूम है ये, तो अगर D माइनस G कॉट अल्फा करेंगे तो आपको निकल जाएगा ये फ्रॉम डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा आपका ये। तो ये लेंथ हो जाएगा, मान के चलते ये AP मान लेते हैं, तो AP जो हो जाएगा D माइनस जी इंटू कॉट अल्फा जो कि N का वैल्यू होता है वो हो जाएगा ये, माइनस अब है कि 1 प्लस एन स्क्वायर है जो कि होता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब कि ये टोटल हो जाएगा आपका कोसेक अल्फा, मतलब G कोसेक अल्फा।
इसका जी कोसेक अल्फा करेंगे तो हम लोग का निकलेगा ये वैल्यू जी गेज प्लस कोसेक अल्फा, तो हम लोग का ये निकल जाएगा वैल्यू ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस में आपका अगर आप एपी में से ये डिस्टेंस माइनस करते हैं तो आपका निकल जाएगा एस टी, जो कि होता है स्ट्रेट ट्रैक। तो वही आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे आपका किसी एंगल पर है, वो बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एंगल जो बहुत स्मॉल होता है इसकी वजह से लगभग एस टी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस के बराबर इक्वल हो जाता है। Next, when G is the gauge of track is the number of crossing the over of length OL of the crossover from tangent point of one track to the tangent point of the other track is found by adding the length of the curved of two turnouts and the length of a straight portion is between the two theoretical nodes of crossing। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेंथ से लेकर इस पॉइंट के लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ में जो क्रॉस ओवर है उसका कितना लेंथ हो जाएगा, तो आपका 2 यहाँ पे टर्न आउट का लेंथ है प्लस एक स्ट्रेट ट्रैक है। तो यहाँ पे ओएल टर्न आउट आपका जो भी है वो जी इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम 2 मान सकते हैं। तो और ये आपका स्ट्रेट ट्रैक का फॉर्मूला यहाँ पे है ही, उसके बाद प्लस 2 अगला मानते हैं, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है, तो और इसको मोर सिंपल करना चाहते हैं तो एन स्क्वायर को फिर सिमिलरली 1 को नेग्लिजिबल मानेंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला घट के यहाँ पे ये बहुत शॉर्ट में आ जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये आपका थोड़ा शॉर्ट रहे, इससे हम थोड़ा लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में IRS मेथड से कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।